दोस्तों नमस्कार। 2024 का मतलब सिर्फ एक लोकसभा चुनाव भर नहीं है। इसकी मुनादी सरकार ने कर दी है। यह ऐलान खुले तौर पर हुआ है क्योंकि 2024 सिर्फ एक चुनाव भर इसलिए नहीं है क्योंकि जीत और हार भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। और प्रभावित का मतलब यह है कि इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थान ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका हो या इस देश में संविधान के तहत जो भी चेक एंड बैलेंस आपको दिखाई दे रहा हो या तो वो रहेगा या खत्म हो जाएगा। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां इस देश के भीतर कभी नहीं थी। तो क्या 2024, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है? जी नहीं। उसके आगे की स्थितियां यह है कि 2014 और 2019 में आप सोच सकते थे कि विपक्ष है लेकिन बहुत कमजोर है, लेकिन 2024 को लेकर विपक्ष होगा जरूर लेकिन उसकी जमीन ना रहे, उसमें चुनाव लड़ने की ताकत बिल्कुल ना बचे और उसके वह प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में दावेदार के तौर पर नजर आए वह भी क्षण दर क्षण गायब होते हुए चले जाएं और उन सब के पीछे कहीं पर ईडी होगी, कहीं आईटी होगा और कहीं सीबीआई होगी और इन सब से हटकर कहीं पर चुनाव आयोग के नियम कायदे भी होंगे। आप कहेंगे कि सब कुछ तो नियम कायदों के तहत है, जो अपराधी है घेराबंदी तो उसी की हो रही है और यह संयोग है कि समूचा विपक्ष ही उस दायरे में है। क्या यह संयोग है कि 500 करोड़ के कोयले की लेवी को लेकर 6 बार छापे ईडी ने जिस छत्तीसगढ़ में मारे, इस देश के भीतर में चंद दिनों के भीतर 10 लाख करोड़ का खेल शेयर बाजार के जरिए हो गया और दुनिया भर ने जान लिया कि दरअसल कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और ब्लैक मनी काम करती है शेयर बाजार के जरिए, लेकिन ईडी हिली तक नहीं। तो क्या यह संयोग है कि दरअसल विपक्ष कि राजनीति करने वाले नेताओं की फहरिस्त में सभी भ्रष्ट हैं, सभी के नाम इन सरकारी संस्थानों के दस्तावेजों में दर्ज है और जब इच्छा हो तब इन्हें दबोचा जा सकता है? हमें लगता है कि आज इन कच्चे चिट्ठे को समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना छोड़कर निकले, चुनाव आयोग ने उन्हें ही शिवसेना क्यों दे दी। फिर आप सोचेंगे कि 4 दिनों के बाद रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है, उससे ठीक पहले उन्हीं फाइनेंसरों को क्यों पकड़ा गया जो कि पैसा पार्टी को देते, यानी उनकी भूमिका इस महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए पैसे की आवाजाही का बोझ था। उनको दायरे में क्यों लिया गया, उनको कटघरे में क्यों खड़ा किया गया। शुरुआत हमें लगता है कि इस बात से करनी चाहिए कि किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के पास जिस राज्य पे वो काबिज होती है वो राज्य एटीएम के तौर पर काम करने लगता है और कांग्रेस के पास भूपेश बघेल इस वक्त एटीएम के तौर पर मौजूद है, जहां पर राज्य से जो पैसा जाए कांग्रेस उससे मजबूत दिखाई दे तो उस मजबूती की नींव को ही तोड़ डालिए। इसीलिए ध्यान दीजिए एक एक करके, जिस वक्त झारखंड के चुनाव में प्रभारी बनाए गए राज्य के मुख्यमंत्री, छापा पड़ गया राज्य में। उसके बाद जब अगले चुनाव का वक्त असम में आया, दोबारा छापा पड़ गया क्योंकि प्रभारी भूपेश बघेल जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह थे। तीसरी बार छापा पड़ा जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे, फिर छापा पड़ा और फिर उन्हीं परिस्थिति में ईडी ने फहरिस्त जारी की। और उसके बाद हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी वहां के मुख्यमंत्री प्रभारी थे, छापा फिर पड़ा। यह एक राजनीतिक परिस्थितियों की मौजूदा वक्त में एक हिस्सा भरा है क्योंकि इसके आगे की परिस्थिति बड़ी नाजुक है। इसका दूसरा हिस्सा आपको चुनाव आयोग के जरिए हो सकता है महाराष्ट्र में नजर आए, जहां पार्टी भी बागियों के हाथ में, चुनाव चिन्ह भी बागी के हाथ में और लगभग करोड़ों रुपए की जो अचल संपत्ति जो वहां पर शिवसेना दफ्तरों के जरिए है और विधानसभा के भीतर जो पार्टी का ऑफिस है उस पर भी कब्जे की तैयारी, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जी नहीं, हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं। एक सिलसिला है, एक रवानगी है, सब कुछ तुरंत फुरत में कैसे हो जाएगा। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने यह सब कुछ किया, अच्छी बात है, और ईडी जिस तर्ज पे काम कर रही है करप्शन पर नकेल कसना है तो यह भी अच्छी बात है।
अब जरा इस फेरिस्त में दस्तावेज के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। विपक्ष की एकजुटता 2024 को लेकर कैसे होगी जब हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है उसके अपने पॉलिटिशियंस के सामने सीबीआई, ईडी और आईटी के लोग खड़े होंगे और वह और उनके सहयोगियों को कटघरे में खड़ा करके कहीं ना कहीं अदालती चक्कर लगवाते हुए अपने शिकंजे में कसेंगे और कोई नकेल कसते वक्त उनको बचाने की स्थिति में आ नहीं पाएगी। आप सोच रहे होंगे ये पहेलियां हैं। जी नहीं, हमारी टीम ने बड़ा मुश्किल काम कर दिखाया है। उसने बताया दरअसल जो 125 लोगों की पूरी फहरिस्त है पॉलिटिशियंस की जो ईडी के पास जब चाहे तब पूछताछ कर सकती है, जो 125 पॉलिटिशियन है उसमें से 109 पॉलिटिशियन विपक्षी राजनीतिक दलों के हैं। आईटी के पास 4000 से ज्यादा उसने इस देश के पॉलिटिशियंस को जो नोटिस भेजा है उसमें से विपक्ष के लगभग 3425 पॉलिटिशियंस हैं। सीबीआई ने जो लगभग 679 नोटिस दर्ज किए हुए हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ उसमें से लगभग 629 पॉलिटिशियन विपक्ष के हैं। हम राज्य दर राज्य निकल कर आए और बताना शुरू करें कि किस राज्य में कितने पॉलिटिशियन किस तरीके से। उससे पहले 2-3 बातें। 2024 का चुनाव मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता यानी बीजेपी की सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जो हो रहा है यह एक उनके लिए आखिरी लड़ाई है। आखिरी लड़ाई इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो बिजनेस मॉडल की पोल अडानी कांड के बाद खुलकर आई है उसने दुनिया भर को चौकन्ना कर दिया है कि कैसे इस देश में कॉरपोरेट काम करता है, कैसे कॉरपोरेट के वैल्यूएशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसा उठाया जाता है, कैसे जो मित्र कॉरपोरेट होते हैं उनके लिए नियम कायदे बदल दिए जाते हैं और कैसे उस नियम कायदे बदलने और कॉरपोरेट को ठेका मिलने के बाद पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा आता है उसके जरिए भी कैसे होती है, वह एक लिहाज से कवच हट गया है। तो भारत की राजनीति के भीतर 2024 तक स्थितियां और विकट होंगी। यह पहला संदेश है उस इकोनॉमी को लेकर जिस इकोनॉमी के ऊपर में बीजेपी पॉलिटिकल फंडिंग के आश्रय जो कॉरपोरेट से आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए, अलग अलग ट्रस्ट के जरिए आए या सीधे तौर पर कोई कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज दे दे उसके जरिए आए, उसके शीर्ष पर वो बैठी हुई है। अब सवाल है कि विपक्ष की राजनीति को ना सिर्फ तोड़ना है बल्कि उसे कंगाल भी बनाना है, पैसों की आवाजाही रोकनी है और पैसों की आवाजाही रोकने के लिए उन सारे पॉलिटिशियंस के नाम रहने चाहिए जिनको कल नोटिस भेजा जा सके, जांच की जा सके और इस डर और खौफ से या तो वो सामने ना आए या पैसा रिलीज ना करे या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाए। सारे रास्ते खुले हुए हैं। इन खुले हुए रास्तों के भीतर अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ईडी ने 6 ठिकानों पर आज छापा छत्तीसगढ़ में मारा। उसमें प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल भी हैं, पूर्व कोषाध्यक्ष भी हैं, भिलाई के एमएलए देवेंद्र यादव भी हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव भी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता आरपी सिंह भी हैं, भवन एवं अन्य सामग्री मणि कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल भी हैं और इन छापों के साथ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी हैं और सारंगगढ़ एमएलए चंद्रदेव राय भी हैं। इन तमाम जगहों पे छापा मारा गया। लेकिन जानकारी जब निकाली गई कि तकरीबन 500 करोड़ की उगाही जो लेवी घोटाला है उसकी पूछताछ की जा रही है क्योंकि ईडी के पास जानकारी है कि हर टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध वसूली होती है और कुल है 500 करोड़ रुपया और उस फेरिस्त में बहुतों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक वकील हैं लक्ष्मीकांत तिवारी, एक कोयला कारोबारी हैं सुनील अग्रवाल, एक इन्फोटेक प्रमोशनल सोसाइटी के जो सीईओ है समीर विश्नोई या फिर राज्य की जो एक अधिकारी है सौम्या चौरसिया, सबकी गिरफ्तारी हुई है। कोई इनकार नहीं है, गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन इसके समानांतर में ईडी के पास जो छत्तीसगढ़ के कुछ मामले हैं वो 1000 करोड़ से ज्यादा के हैं और उसके दायरे में रमन सिंह सरकार के दौर के नेता आते हैं, लेकिन अभी वहां पर खामोशी बरती गई। लेकिन आज तो जिक्र
विपक्ष का हो रहा है। और विपक्ष का जिक्र करते समय हमें लगता है एक क्षण के लिए महाराष्ट्र को भी जरा पहले देख लीजिए, जहां चुनाव आयोग ने बागियों के हाथ में ही शिवसेना दे दी। अब शिवसेना भवन भी देने की तैयारी है, हेडक्वार्टर भी दे देंगे, सारी चीजें उनको सौंप देंगे, यानी विपक्ष की रीढ़ तोड़ दी जाए। यह किसी को भी समझ में बाहर से आ सकता है। लेकिन हमारी टीम ने जो इस दौर में कमाल किया वह जरा समझने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के 7 पॉलिटिशियंस ईडी जब चाहे तब उनसे पूछताछ कर सकती है, उनके पास मामले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पॉलिटिशियन जो विपक्ष के हैं 392 पॉलिटिशियन जो नीचे से ऊपर तक हैं उनको नोटिस भेजा हुआ है। सीबीआई के पास 62 पॉलिटिशियंस के नाम हैं। जब मन चाहे गिरफ्तारी हो, जब मन चाहे पूछताछ हो, जब मन चाहे कटघरे में हो। महाराष्ट्र में 15 मामले ईडी से जुड़े हुए हैं, जिसमें एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता, 2 कांग्रेस के नेता भी, 2 नहीं 4 कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं इन 15 की कगार में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 415 पॉलिटिशियंस को नोटिस भेजा हुआ है। 98 पॉलिटिशियंस सीबीआई के दायरे में भी है, यानी उनके रडार में भी है। उससे सटा हुआ आता है पश्चिम बंगाल, 27 टीएमसी के लोग ईडी के दायरे में है। 715 पॉलिटिशियंस को नोटिस मिला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। सीबीआई के दायरे में 115 पॉलिटिशियन है। बिहार में 5 पॉलिटिशियन जो जाहिर है आरजेडी से जुड़े हुए हैं, जो ईडी के दायरे में आते हैं। 290 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, 48 को सीबीआई के रडार पर हैं वो। उत्तर प्रदेश में 17 पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज के मद्देनजर जिक्र जाहिर है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हो रहा है। 490 को आईटी का नोटिस भेजा हुआ है, 37 को सीबीआई का नोटिस भेजा हुआ है, उनको कभी भी जांच हो सकती है, उनके खिलाफ मामले हैं। तेलंगाना में 19 हैं ऐसे जो वहां की जो पार्टी है और वो जिस रूप में उग्र तेवर अपनाए हुए हैं मोदी की सत्ता के खिलाफ, तो 19 पॉलिटिशियंस के खिलाफ ईडी के मामले हैं। 940 पॉलिटिशियन को नोटिस भेजा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। 69 को सीबीआई वहां पर मामले दर्ज किए हुए हैं। राजस्थान के भीतर 16 पॉलिटिशियंस हैं, उसमें एक तो गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनके भाई भी हैं, वह भी उस दायरे में आते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ तब होगी जब गहलोत एंटी मोदी होकर सोचना शुरू कर दें या प्रो कांग्रेस होकर उस दिशा में जाए जहां कांग्रेस मजबूती पा जाए। 1112 आईटी नोटिस राजस्थान के भीतर विपक्ष के पॉलिटिशियंस के पास भेजे गए हैं। सीबीआई ने 86 उनके रडार पर हैं जो राजस्थान के पॉलिटिशियन हैं। पंजाब में 21 पॉलिटिशियन ईडी के रडार पर, 908 को आईटी का नोटिस है और 51 को सीबीआई के रडार पर है। यानी इस परिस्थिति के भीतर अगर विपक्ष की एकजुटता को लेकर अगर कोई सवाल खड़ा करना चाहते हैं तो दृष्टि बहुत साफ है। 2024 तक इसके अलावे भी एक लिस्ट हमको सौंपी गई, हमारी टीम ने जो कलेक्ट की और बताया कि दरअसल पॉलिटिशियंस से जुड़े हुए जो कारोबारी होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कॉरपोरेट से जुड़े होते हैं, जो कहीं बिचौलियों के तौर पर होते हैं, कुल मिला के जो पैसे वाले लोग होते हैं और किसी भी तौर पे पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं अपने नेता की, अब उनकी कमर भी हाँकने की तैयारी है। एक सिलसिले को समझिए तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, तेलंगाना, राजस्थान और पंजाब तकरीबन 5,996 लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे सबके दायरे में हैं और सबको समझ रहा है इनकी एक हरकत अगर पैसा इन्होंने निकाला तो कल ये शिकंजे में होंगे। यानी विपक्ष की इकोनॉमिक सिचुएशन को खारिज कर दीजिए, उसके पास ये ताकत ही ना बचे कि वह चुनाव लड़ने के लिए पैसे के बल पे मैदान में आ सके, 4 टेंट लगा सके, पानी खाने की व्यवस्था कर सके। और ये तो अच्छा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो रायपुर में वहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है। 2 ही राज्य बचे हैं, लेकिन बाकी जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं जिनकी कहीं राजनीतिक सरकार ना हो, वहां उनका क्या होगा और वो नतमस्तक ना हो या रेंगे नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। इसके अलावे यह एक नई परिस्थिति भारत की राजनीति के भीतर 2024 के मद्देनजर है। दूसरा बड़ा सवाल है, हमारी टीम ने एक और काम किया। हमने जानकारी हासिल करनी चाहिए कि जिस वक्त 2014 के चुनाव हो रहे थे उस समय ईडी, आईटी और सीबीआई के पास कितने लोगों की लिस्ट थी जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, और उसमें जानकारी निकल कर आई कि अगर तीनों का मिला दें, कोई अभी बाइफरकेट नहीं किया है, बांटा नहीं गया है, लेकिन कुल मिला के बीजेपी के जो एमएलएज और एमपीज थे उस दौर में
उनकी संख्या लगभग 102 थी, जिसको ईडी, आईटी, सीबीआई लगातार उनके खिलाफ मामलों को देख रही थी। लेकिन 2014 में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जो शायद एक बड़ी भूल उस दौर की राजनीतिक सत्ता ने कर दी। अब सवाल है, क्या ये एक राजनीति का नया पैमाना शुरुआत हो गई है, जहां पे आपको करप्ट और आपकी पूंजी को करप्ट और आपकी आवाजाही पॉलिटिकल भी कहीं शिकंजे में कभी भी ली जा सकती हो और आप कुछ ना कर पाए? तो राजनीतिक तौर पर विपक्ष की रीढ़ को तोड़ देना और उसकी राजनीतिक जमीन जिस पूंजी पर है उस पूंजी पाइपलाइन को कट कर देना, इस परिस्थिति के भीतर नई भूमिका में चुनाव आयोग महाराष्ट्र को लेकर आके सामने खड़ा हो गया। क्योंकि बीजेपी ने अपने तौर पर जो सर्वे किया उसमें दो बातें बड़ी क्लियर थी कि शिवसेना और बीजेपी अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, उस शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और अभी सिर्फ नाम और सिंबल लीजिए, अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 48 में से 42 सीट्स तक जीत सकते हैं। लेकिन शिवसेना और सिंबल अगर उद्धव ठाकरे के पास ही रह जाए, अभी इसको लेकर कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि सिर्फ नाम के भरोसे है या उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार के भरोसे शिवसेना है। अभी इस किसी चुनाव में ये कूदे नहीं है। बीएमसी के चुनाव में यह तय होना है कि उनकी मौजूदगी कितनी है। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस अपने तौर पर वहां के लोकसभा चुनाव में भी इस दो गठबंधन के आगे न 2014 में टिक पाए न 2019 में टिक पाए। तो 2024 में शिवसेना को ही ब्रेक करके शिवसेना को ही शिफ्ट कर दिया गया कि इस नाम और सिंबल के जरिए बीजेपी को लाभ हो जाए, और जिन वोटों का लाभ हो रहा है उसके पास बड़ा क्लियर है कि उसके 3% वोट और अगर बढ़ जाते हैं इसके जरिए तो वह अपने बूते कम से कम इस स्थिति में आ जाएगी जहां उसको नुकसान नहीं होगा 2019 की तुलना में। या फिर दूसरा पक्ष है कि उद्धव ठाकरे क्या इस दौर में सिर्फ नाम और सिंबल के आसरे थे? अगर नाम और सिंबल इतना महत्वपूर्ण है तो फिर यह स्वाहा होने की स्थिति कह सकते हैं कि उस शिवसेना की है जो कल तक मुख्य शिवसेना थी और आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास यह सब कुछ सौंप दिया गया है। अब यहां पर एक आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर इस दौर में भारत की राजनीति 2024 को इस तरीके से देख रही है, इसकी वजह क्या हो गई जो 2019 में नहीं देखा गया लेकिन 2024 में यह क्यों देखा गया है? हमारे पास इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए, जो जानकारी निकल कर आ रही है। जो फंडिंग होती थी अभी तक भारत के उस कैपिटलिज्म को लेके जो कॉरपोरेट के आसरे राजनीतिक सत्ता खेल खेलती थी, उसको लेकर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सवाल उठे हैं वो फंडिंग रुक रही है। और अगर वो फंडिंग रुक रही है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी उसका असर पड़ेगा, और पॉलिटिकल तौर पे कॉरपोरेट को पास अगर विदेशी पूंजी उस रूप में इन्वेस्टमेंट के नाम पर नहीं आएगी तो वह फंडिंग जो रुकती है वह एक झटके में लगभग 40% का असर शुरू में कर देगी। तो क्या यह माना जाए कि 2024 को लेकर जो सोच बन रही है उसमें पैसे का खेल दूसरों के पास ना रहे, अपने पास कुछ कम ही हो जाए तो भी हमारे अनुकूल परिस्थिति रहेगी? क्या यह सोच बन रही है? और दूसरी स्थिति, अगर पैसे का खेल ही नहीं रहेगा तो भारत की राजनीति के भीतर उस पॉलिटिकल पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं होगी जिसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन इसके समानांतर एक तीसरी सोच है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटिकल चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए नहीं बल्कि जनता के जरिए लड़ लिया जाए और जनता अपने तौर पर चीजों को चुनने की स्थिति में आकर खड़ी हो जाए। क्या यह संभव है? क्या ऐसी स्थिति आ रही है? फिलहाल तो इस देश के भीतर में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। तो विपक्ष की एकजुटता का सवाल जिसको लेकर नीतीश कुमार ने आवाज लगाई, महत्वपूर्ण यह भी है कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी वहां जब तक खड़ी है तब तक नीतीश कुमार की अहमियत है, या नीतीश कुमार के साथ कोई बीजेपी अगर खड़ी हो जाती है तो नीतीश कुमार की अहमियत है। लेकिन अपने बूते कोई वोट बैंक नीतीश कुमार लेकर चले, ऐसी स्थिति उनके साथ नहीं है। तो उसको ब्रेक करने के लिए लालू यादव के खिलाफ जो फाइल सीबीआई की खुल रही है वह तो खुलेगी ही, ईडी की फाइल जो है वो तेजस्वी के खिलाफ भी खुलेगी इस दौर में। यानी राजनीतिक तौर पर ऐसे हथगंडों को खुले तौर पर अपनाने से अब सत्ता चूकने को तैयार नहीं है जहां उसे लगता है कि एक भी सीट गंवा देंगे।
यानी एक एक सीट पर फूक फूक कर कदम रखना, और राज्यवार जो हमने आपके सामने विपक्ष की राजनीतिक जमीन बताई, उस राजनीतिक जमीन पर खड़े हुए जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई किस रूप में हो जाए। और जब इतनी बड़ी तादाद में जो कारोबारी हैं, अगर आपके जहन में दो तीन बातें और आए तो और समझिए, कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल हरकत बड़ी होती है तो उस राज्य में ईडी, सीबीआई और आईटी क्यों पहुंच जाती है। सचिन पायलट जब निकले थे विद्रोह करते हुए तो उस समय जो छापे मारे जा रहे थे वो गहलोत के करीबियों पर मारे जा रहे थे। मैसेज दिया जा रहा था कि दरअसल अब आपकी पॉलिटिकल लाइफ को खत्म करेंगे। गहलोत खड़े हो गए या सचिन पायलट उस तरफ नहीं गए। दोनों परिस्थितियों में जो छापे पड़े थे वो वहां के मार्बल फैक्ट्रीज को चलाने वाले और कारोबारियों पर पड़े थे, होटल चलाने वालों पर पड़े थे, जो कि बैंकर्स हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिनकी सत्ता वहां पर होती है। तो ये पहली बार भारत की राजनीति के भीतर जिन पाइपलाइंस पे हमला है, और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका जो महाराष्ट्र को लेकर नजर आई है, उसने संदेश बहुत साफ कर दिया है। यह संदेश साफ है, 2024 और 2024 से पहले किसी भी चुनाव को बीजेपी अब हारना नहीं चाहती है। और नहीं हारने के लिए सवाल सिर्फ वोट का नहीं होता है, सवाल उस लोकतंत्र के भीतर उन ऑक्सीजन्स का होता है जिस ऑक्सीजन के आसरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। उसी को जब आप समेट लेंगे या उसी को दूसरे के पास नहीं जाने देंगे तो इसका मतलब है, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो या राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना ही क्यों ना हो, आपको आने वाले वक्त में नए नए नज़ारे दिखाई देंगे। क्योंकि यह एक आखिरी लड़ाई है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।